हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलें तो हमारे पास है कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हर बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी हिप बोन है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। ये जो है ना, ये हमारी हिप बोन की जो नॉर्मल जो पोजीशन होती है ना, वो थोड़ी इस तरह से होती है, ठीक है। थोड़ी इंक्लाइन करके होती है। ये इस तरह परपेंडिकुलर भी नहीं होती और ये इस तरह भी नहीं होती। और ये जो हमारे पास ये जो नेक है फीमर की, ठीक है, और नीचे इसकी शैफ्ट है, इन दोनों के दरमियान में ऐसे जो है ना यहाँ पे एंगल बनता है, वो होता है नॉर्मली 120 डिग्री या 125 डिग्री। उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या उसको हम कहते हैं नेक शैफ्ट एंगल। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जो है ना वॉकिंग में, हमारे पूरे जो गेट होता है ये उसको प्रॉपर रखता है। अगर सम हो जो है ना ये एंगल अगर डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है तो दो कंडीशंस डेवलप होती हैं, उनको हम कहते हैं कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल डिक्रीज़ हुआ है तो आप लोग ऐसे याद रख लेंगे, डिक्रीज़ में आर आ रहा है और वेरा में भी आर आ रहा है, उसके बाद लार्ज में एल आ रहा है, वेल्गा में भी एल आ रहा है। तो इसमें एंगल लार्ज होगा, इसमें एंगल जो है ना 125 से कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना ये कंडीशन होती क्यों है, इसकी दो काजेस हो सकती हैं। या तो कंजेनिटल डिफेक्ट हुआ है, कंजेनिटल क्या कि हमारी जो ऑसिफिकेशन है वो अगर प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है, ऑसिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुई। उसके बाद जो है ना इसकी दूसरी काज हो सकती है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब अगर कोई डिजीज़ वगैरह है, जिस तरह रिकट्स वगैरह, रिकट्स में हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो उसमें जो है ना हमारे पास जो फीमर की नेक है वो वीक हो गई है। अब दो कंडीशंस डेवलप होंगी इस सूरत में, हमारे पास कॉक्सा वेरा कॉक्सा वेल्गा। एंगल कम होगा तो कॉक्सा वेरा होगी, एंगल ज़्यादा होगा तो कॉक्सा वेल्गा होगी, ठीक है। अब जो कॉक्सा वेरा है, अब देखिए यहाँ पे एंगल जो है ना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, पूरा 90 डिग्री बन रहा है, पूरे ये परपेंडिकुलर हो गई है, ठीक है। इसमें अब देखें जो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, ये जो फीमर का हेड है और ये है ग्लिनाइड कैविटी। नॉर्मली जो है ना इसके पास इतनी स्पेस होती है कि आराम से जो है ना ये हेड मूव करता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास ये जो शैफ्ट है ये मिड लाइन की तरफ मूव कर गई है, क्योंकि एंगल कम हुआ है। और इसमें हमारे पास अफेक्ट इसका क्या होगा कि जैसे ही हम अपनी लोअर लिम्ब को जो है इसकी हम एबडक्शन करवाएंगे या इसकी हम लेटरल रोटेशन करवाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्यों आएगा, क्योंकि देखें जो हेड है ये पूरे इसकी वो है परपेंडिकुलर पोजीशन में है। तो अगर जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, फीमर ऊपर जग गई, तो अब इस हेड के पास जो है ना ये प्रॉपर आगे पूरी वो जगह ही नहीं है कि वो उसके अंदर जो है ना ये मूव कर सके ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर। तो इससे हमारे पास होगा कि हमारी एबडक्शन नहीं हो पाएगी, हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, और पेन के साथ साथ जो है ना हमारी जो ये जो बोन है, बोन के भी फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें कॉक्सा वेल्गा जो में जो है ये देखें जैसे दिखाया हुआ है, इसमें एंगल जो है 125 से बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें जो हमारे पास ये फीमर की शैफ्ट है ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करेगी, ठीक है, और इसमें भी गेट जो है ये इम्प्रॉपर होगा। बेसिकली जो है हमारे पास स्विंग स्वैंग फेस जो है वो अफेक्ट होती हैं। ये जब गेट साइकिल आप लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। अब आ जाए हमारे पास डिसलोकेटेड एपिफिसिस ऑफ फेमोरल हेड। इसको बस एक दफ़ा रीड दे लें आप, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो है ना हमारे पास जब कॉक्सा वेरा जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेस पड़ जाता है इसमें एपिफिजियल प्लेट में। तो जैसे ही एपिफिजियल प्लेट में जो है ना स्ट्रेस पड़ेगा, तो जो हमारे पास एपिफिसिस है फेमोरल हेड की, ठीक है, वो जो है वो स्लिप कर जाएगी, ठीक है, कहाँ से, फेमोरल नेक से। और ये इसमें क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास वही हिप का डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, और जो है ना हमारे पास रेफर्ड पेन होगा इसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, बंदा बैठ भी नहीं पाएगा नॉर्मली। और ये होता क्यों हमारे पास, जब हम सीवियर एबडक्शन करते हैं, ठीक है, या हम बहुत ज़्यादा लेटरल रोटेशन करते हैं अपने लोअर लिम्ब की, तो तब ये होता है कंडीशन। ये बस एक दफ़ा आप लोग रीड कर लें। उसके बाद जो है ना फेमोरल फ्रैक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने से पहले ना आपको इसको जो याद करने का एक तरीका है ना वो ये है कि जो फीमर है, ठीक है, फीमर के जैसे शैफ्ट है, ठीक है, लोअर एंड है और इसका अपर एंड है, मतलब इसका हेड नेक, तो उसके फ्रैक्चर्स आप लोगों को ज़्यादा से पता होने चाहिए, शैफ्ट के पता होने चाहिए और लोअर एंड के पता होने चाहिए, या डिस्टल एंड के, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले जो है ना हम हेड के और इसके अपर एंड के अगर हम देखें फ्रैक्चर्स, तो उसमें हमारे पास जो है ना नेक का फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है। उसके बाद ट्रांस सर्वाइकल एक फ्रैक्चर होता है, ठीक है, उसके बाद इंटर ट्रोकेंटर डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है, और फिर हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास अगर कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है तो उसमें हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर होगा, और बाकी जितने हैं वो हमारे पास इनडायरेक्ट ट्रॉमा से होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास मसल स्पैज्म होता है, ठीक है, और जो है हमारे पास लिम्ब भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर में। उसके बाद जो है ये मीन बहुत ज़्यादा पेनफुल फ्रैक्चर तो वैसे ही पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाए इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। जो इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है ना वो हमारे पास जो फेमोरल हेड
हेड है, ठीक है, उसकी हमारे पास ये डीजनरेशन हो जाती है। उसकी डीजनरेशन क्यों होती है कि हमारे पास वैस्कुलर ट्रॉमा हो गया है, मतलब जो फेमोरल हेड को जो आर्टरी सप्लाई करी होती हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास वो जो है ना, वो जितनी आर्टरीज हैं वो मैं आप लोगों को एक अलहदा उसमें बताऊंगी। तो अगर उनका कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई हेमरेज हो गया है, ठीक है, आर्टरी रप्चर हो गई है, जो हमारे पास फेमोरल हेड है उसको आर्टीरियल सप्लाई पूरी नहीं मिल रही, तो तब जो है ना हमारे पास वो हेड उसका फ्रैक्चर हो जाएगा और उसको हम कहते हैं इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर, क्योंकि बाहर जो है बोन के कैप्सूल होता है ना, तो कैप्सूल के अंदर अंदर वो आर्टरीज जो हैं उसको सप्लाई करी होती हैं। उसके बाद आ जाए हमारे पास, ये वही हो गया हमारे पास व्हीकल एक्सीडेंट्स एंड स्पोर्ट्स में जो है हमारे पास ये फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। अब शैफ्ट के फ्रैक्चर देख लें, तो शैफ्ट के फ्रैक्चर में हमारे पास होता है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर किस तरह से होगा कि ये बोन है, ठीक है, और इस तरह से जो है ना बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा, मीन जिस तरह से स्प्रिंग नहीं होता वैसे। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि फोर शॉर्टनिंग हो जाएगी, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं बोन्स के वो ओवर राइड करते हैं, तो तब हमारे पास शॉर्टनिंग हो जाती है। अब आ जाएँ फ्रैक्चर्स ऑफ द इन्फीरियर और डिस्टल फीमर, उस ये जो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। जैसे ही हमारे पास जो कंडाइल्स होते हैं, नीचे दो कंडाइल्स हैं, तो कंडाइल्स की अगर सेपरेशन हो गई है, वो क्यों हुई है कि इनकी जो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई थी ना, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना पॉप्लिटियल आर्टरी जो है इसको सप्लाई करी होती है, तो अगर उसका हेमरेज हो गया है, ये जो है हमारे पास अगर हम ये देखें कि ये जो है फीमर, ठीक है, ये फीमर का लोअर एंड है, लेट्स सपोज, और नीचे जो है ये टिबिया और ऊपर ये पटेला है, ये पूरा जो है ये नी जॉइंट बन रहा है, और नी जॉइंट के पीछे से हमारे पास गुजरती है ये पॉप्लिटियल आर्टरी। तो अगर पॉप्लिटियल आर्टरी का वो हो गया इधर, मीन अगर पॉप्लिटियल आर्टरी रप्चर हो गई है या, ठीक है, तो तब क्या होगा, हमारे पास जो लेग की जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी की पूरी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि पॉप्लिटियल आर्टरीज की टर्मिनल ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो लेग को सप्लाई करती हैं। ये हो गया हमारे पास फेमोरल फ्रैक्चर। अगर फेमोरल फ्रैक्चर ये जो है ना ये है हमारे पास इधर, ये स्पाइरल फ्रैक्चर, ठीक है, ये इस तरह से, और बोन्स के पार्ट्स जो हैं वो ओवर राइड करेंगे और जो हमारे पास लिम्ब है वो शॉर्ट हो जाएगा। ये है ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर ऑफ द फेमोरल नेक, ये होता है हमारे पास ट्रांस सर्वाइकल, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये हमारे पास है इंटर ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, ये दोनों ट्रोकेंटर्स जो हैं इनका फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद ये हो गया हमारे फीमर की फ्रैक्चर। अब आ जाए टिबिया। टिबिया जो है ना इसका सबसे पहले मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, वो होती है हमारे पास जंक्शन ऑफ द मिडल एंड द इंफीरियर थर्ड, ठीक है, वहाँ पे जो है ये टिबिया मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर हो सकती है। अब ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये हमारे पास एरिया जो है क्योंकि इसकी सबसे पुअरेस्ट ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, इस एरिया की, और ये जो है हमारे पास इस वजह से जो है ना ये मोस्ट कॉमन साइड होती है। अब जो हमारे पास जो एंटीरियर सरफेस होती है ना टिबिया की, वो आपको पता है वो सबकुटेनियस है, वहाँ पे कोई मसल अटैच नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम उसको फील भी कर सकते हैं। तो वो जो है ना हमारे पास वहाँ पे कंपाउंड फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है, क्योंकि वो सबकुटेनियस है ना, इस वजह से। अब कंपाउंड टिबियल फ्रैक्चर में हमारे पास डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, मीन इसमें हमारे पास बम्पर फ्रैक्चर भी आ जाता है। जैसे कोई बम्पर जाके टकराया फॉरेन टिबिया पे, तो वहाँ पे जो है ना ये टिबिया फ्रैक्चर कर गई, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया थ्रू द न्यूट्रिएंट कैनाल, ये द पेशेंट, ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ दें, बस इतना याद रखें, बम्पर फ्रैक्चर होगा, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर में, और जो है ना हमारे पास जंक्शन मिडल एंड द इंफीरियर थर्ड, इसकी पुअरेस्ट ब्लड सप्लाई होती है इस वजह से। अब अगर टिबिया के और फ्रैक्चर में देखें तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर जो है जैसे पीछे मैंने आपको एवलियन फ्रैक्चर का बताया, तो जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है ना, तो इसमें हमारे पास बोन्स, ठीक है, बोन्स रप्चर हुई, लेकिन बोन्स के रप्चर होने के साथ साथ हमारी स्किन भी रप्चर हो जाती है, ठीक है। बोन्स जैसे ही टूटी तो बाहर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। लेकिन एवलियन फ्रैक्चर में ऐसा नहीं होता, उसमें स्किन बाहर रप्चर नहीं होती, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर। फिर हमारे पास उसी में आया बम्पर फ्रैक्चर, ठीक है, जिस तरह जो लॉन्ग हाइक्स होते हैं तो उनमें जो है ना बम्पर फ्रैक्चर, और बम्पर फ्रैक्चर जो है हमारे पास एंटीरियर सरफेस की सबकुटेनियस होती है, तो इसलिए जो है ना ये मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये है डायगोनल फ्रैक्चर, ठीक है, ये जंक्शन है हमारे पास मिडल एंड द इंफीरियर थर्ड का, ये स्किंग में। उसके बाद इसमें हमारे पास बोन फ्रैगमेंट जो होते हैं वो ओवर राइड कर जाते हैं, लिम्ब शॉर्ट हो जाता है, और इसको हम इम्पेक्शन भी कहते हैं। ये इम्पेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लें, ये इसमें नहीं लिखा हुआ केलम में। उसके बाद जो है ना हमारे पास ट्रांसवर्स या फिर बूट टॉप फ्रैक्चर। बूट टॉप फ्रैक्चर जो है इसमें हमारे पास ये जो है हमारे पास ये देखें, ये होता है हमारे पास डायगोनल फ्रैक्चर, उसमें लिम्ब शॉर्ट हो गई, ओवर राइड हो गए बोन्स के। उसके बाद जो है ना फ्रिक्वेंटली क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास जो स्किंग के प्लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास हाई स्पीड, अगर फॉरवर्ड फॉल हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से वो लोग गिरे हैं, तो उन्होंने वैसे बूट्स वगैरह पहने होते हैं,
तो वो जैसे उनके बूट्स ख़त्म होते हैं, मीन इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द टिबिया एंड फिब्यूला भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम टिबिया पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना रिजिडिटी अप्लाई होती है, तो उसको इस क्योंकि वो बूट की वजह से हुआ है मेनली फ्रैक्चर, तो इसलिए हम उसको कहते हैं बूट टॉप फ्रैक्चर। अब आ जाएँ फ्रैक्चर्स इन्वॉल्व एपिफिजियल प्लेट्स। इसमें जो है ना हमारे पास क्या होता है कि जो एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, ये जीए में जो है ना मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि उसमें हमारे पास जो टिबिया का सुपीरियर एंड होता है, ठीक है, ये टिबिया का जो सुपीरियर एंड है उसका जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर है वो जो है ना वो हमारे पास आफ्टर बर्थ जो है ना वो थोड़ी देर के लिए वो अपेयर होता है, और ठीक है उसके बाद एडोलिसेंस और 16 to 18 ईयर्स में जाके ये शेफ्ट के साथ जो है ना ये ज्वाइन कर जाता है। अब जो टिबियल फ्रैक्चर होते हैं वो उसने कहा हुआ है कि ये बच्चों में मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है, बच्चों में जो है ना मोर सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें सीरियस होते हैं क्योंकि वो एक ग्रोइंग स्टेज होती है। और जैसे ही अगर ये एपिफिजियल प्लेट्स की वजह से ये फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएं तो ये जो है ना ये बोन्स की ग्रोथ को ये जो है ना बोन्स की ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा। अब इसलिए जो है ना ये बच्चों में ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि उनमें जो है ना हमारे पास ग्रोथ हो रही होती है। अब बच्चों दो कंडीशन हैं, एक है हमारे पास ऑसगुड शेलेटर डिजीज़ और एक है वीवर्स बॉटम। वीवर्स बॉटम जो है ना आप लोग बेशक इधर ही लिख लें, ये जो है ना इन दोनों में एक ये सेम है कि कंडीशन के इन्फ्लेमेशन हो जाएगी टिबियल ट्यूबरोसिटी की, ठीक है, लेकिन इनकी जो काजेज़ है ना वो डिफरेंट है। अगर हमारे पास हो गई है डिस्रप्शन एपिफिजियल प्लेट की, एपिफिजियल प्लेट ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, अगर उसकी हमारे पास एपिफिजियल प्लेट की डिसरप्शन हुई है या वहाँ पे कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया है तो तब जो हमारे पास ट्यूबरोसिटी की इन्फ्लेमेशन होगी ना वो क्रोनिक होगी और इसको जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने में। ये होती किन में है तो एथलीट्स में होती है, इसको हम कहते हैं ऑसगुड शेलेटर डिजीज़। और जो वीवर्स बॉटम होती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठ जाएँ, जब हम बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठ जाएँ तो उसके बाद होता है ना कि हमें थोड़ा थोड़ा पेन फील होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वीवर्स बॉटम। इसमें भी हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी की जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाए इस पर फिब्यूलर फ्रैक्चर। फिब्यूलर फ्रैक्चर जो है इसमें जो है ना हमारे पास जो इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है फिब्यूला की, ये हमारे पास होता है फिब्यूला का लेटरल मेल्यूलस, ठीक है, लेटरल मेल्यूलस से 2 to 6 सेंटीमीटर अबव, वहाँ पे जो है ना ये फिब्यूला ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है। अगर हमने फुट की एक्सेसिव इन्वर्जन करवा दिया, जिस तरह जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वर्टेड पोजीशन में अपने पाँव को वो रोटेट करवाते हैं, ठीक है। अब जब एक्सेसिव इन्वर्जन होगी तो हमारे पास जो एंकल जॉइंट है ना वो डिसलोकेट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास अगर एक्सेसिव इन्वर्जन करवाई है तो जो टेंडन होगा ना वो रप्चर हो जाएगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। तो जैसे ही टेंडन रप्चर होगा, एंकल जॉइंट डिसलोकेट हुआ और जो है ना हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एक पेनफुल कंडीशन होती है। ये हो गया हमारे पास उसके फिब्यूला के फ्रैक्चर। अब आ जाए बोन ग्राफ्ट। बोन ग्राफ्ट में जो है ना आपको यही बात एक इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि जो फिब्यूला होती है ना वो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है ऑफ बोन फॉर ग्राफ्टिंग। बाकी जो है ना इसमें एक दो और अहम चीज़ें हैं। फिब्यूला जो है वो फ्री वेस्कुलराइज्ड फिब्यूला होती है, मतलब हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई ख़त्म करके फिर हम इसको ग्राफ्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास किन किन चीज़ों में ये हेल्पफुल होती है, अगर हमारे पास कोई स्केलेटल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखती है, ठीक है। अगर कोई मसल जो है अपर लिम्ब का लोअर लिम्ब का, वहाँ पे जो है ना हमारे पास जिसमें जो कंजेनिटल बोन डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको ये रिप्लेस करने के लिए यूज़ होती है। वहाँ पे उनको रिस्टोर करती है उसको, अगर कोई बोनी डिफेक्ट आ गया अपर लोअर लिम्ब में, या फिर हमारे पास जो सेगमेंट्स ऑफ बोन होते हैं ना आफ्टर ट्रॉमा, उनको रिप्लेस करने के लिए ये फिब्यूला। अच्छा, इसमें जो है ना बस इंपॉर्टेंट बातें यही लिखी हुई हैं। जो फिब्यूला होती है हम उसको उसकी ब्लड सप्लाई के साथ ही ग्राफ्ट कर देते हैं, और जो इसको हमने ब्लड सप्लाई के साथ इसको हमने इधर ग्राफ्ट करना है ना, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है वो कहाँ पे होता है। तो वो जो मिडल थर्ड होती है ना फिब्यूला का, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है। तो मेनली जो है हम मिडल थर्ड को जाके ग्राफ्ट करते हैं। इस मिडल थर्ड में हमारे पास फिब्यूला को की बोन को जो है ना हमारे पास राइट टिबिया के अंदर इसको ग्राफ्ट किया हुआ है। अब बाकी वो कहता है कि जो पीछे हमारे पास फिब्यूला रह गई है उसमें जो है ना ब्लड सप्लाई वो दोबारा रिस्टोर नहीं होती, क्योंकि हमने जो है ना फ्री वेस्कुलराइज्ड वो पूरी की पूरी उधर ग्राफ्ट कर दी है। अब ये उधर जाके रिस्टोर कर देगी उसकी ब्लड सप्लाई को, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये इंट्रोशियस इन्फ्यूजन इन डिहाइड्रेटेड चिल्ड्रन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दें। उसके बाद आ जाए हमारे पास इंट्रोशियस इन्फ्यूजन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
बच्चों इसमें जो है ना हमारे पास ये जो इंट्रोशियस इन्फ्यूजन है, इंट्रोशियस मतलब बोन और इन्फ्यूजन का मतलब है कि अंदर हम कोई चीज़ इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हम क्यों इन्फ्यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास ब्लड सप्लाई बोन की ख़त्म हो गई है, ठीक है, या फिर उसके बाद पेशेंट जो है कोई शॉक में चला गया है या किसी पर्सन का जो है सर्कुलेटरी कोलैप्स हुआ है, मतलब उसकी ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, तो तब जो है ना हम इसमें ये इंट्रोशियस इन्फ्यूजन करते हैं। ये कहाँ पे करते हैं? जो हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी अगर यहाँ पे है तो उसके जो है ना हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर जो है ना इसके 2 सेंटीमीटर मीडियल टू द 2 सेंटीमीटर मीडियली टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, इसके 2 सेंटीमीटर मीडियली जो है ना हम जाके इन्फ्यूज़ कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास एक फ्लैट एरिया होता है बोन का, यहाँ पे आसानी से जो है ना नीडल अंदर घुस जाती है। ये उसके बाद आ जाए कल्केनियल फ्रैक्चर। कल्केनियल फ्रैक्चर जो है हमारे पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो है ये हमारे पास क्या होता है कि सेवरल पीसेस में बोन जो है ना वो टूट जाती है, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है। पीछे एवलियन फ्रैक्चर पढ़ा था, कंपाउंड फ्रैक्चर पढ़ा था, अब ये हमारे पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद आ जाए फ्रैक्चर्स ऑफ द टेलर नेक। ये कोई इतना नहीं है, जब हम बहुत ज़्यादा सीवियर डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे एंकल की तो तब जो है ना हमारे पास जो टेलस बोन है उसकी नेक जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा उसका। उसके बाद आ जाए फ्रैक्चर्स ऑफ द मेटाटार्सल। मेटाटार्सल्स में हमारे पास ये कॉमन होता है हमारे पास डांसर्स में, क्योंकि डांसर जो हैं स्पेशली जो बैले डांसर्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो हैं उनके उंगलियां इस तरह से मूव करी होती हैं कि मेटाटार्सल का फ्रैक्चर जो है वो मोस्ट कॉमन हो जाता है। अब आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास जो मेटाटार्सल होती है, मेटाटार्सल्स में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है वो होता है हमारे पास ट्यूबरोसिटी ऑफ द 5th मेटाटार्सल, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होती है। ये किन किन में होगी? हमारे पास टेनिस प्लेयर्स में होगी। ये जो है ये एवलियन फ्रैक्चर होता है, मतलब इसके साथ अगर ट्यूबरोसिटी ऑफ 5th मेटाटार्सल पे टेंडन आके अटैच होता है ना, आई थिंक कोई टिबियालिस मसल का टेंडन आके इधर अटैच हो रहा है, तो वो जैसे ही रप्चर होगा तो वो बोनी पार्ट को अपने साथ ले जाएगा। ये जो है एंकल स्प्रेन होता है जब हम बहुत ज़्यादा इन्वर्जन करते हैं तो तब ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखें, ये डांसर्स फ्रैक्चर है। डांसर्स फ्रैक्चर जो है ये हमारे पास जैसे ही जो डांस कर रहे होते हैं वो जैसे अपने जो है ना उसको बैलेंस को लूज़ करते हैं, ठीक है, बॉडी वेट को वो बैलेंस नहीं कर पाते, तो तब जो है ना ये हमारे पास मेटाटार्सल का फ्रैक्चर होता है, उसको डांसर फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद आ जाए हमारे पास फटीग फ्रैक्चर। अगर हम फटीग फ्रैक्चर होता है कि प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर ली है, तो उस सूरत में जो है ना हमारे पास होगा फटीग फ्रैक्चर। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास ये वही आ गया एवलियन फ्रैक्चर में 5th मेटाटार्सल, ये वही बात है, ये जो मैंने आपको बता दी है। अब आ जाए हमारे पास ऑस्ट्राइगोनम। ऑस्ट्राइगोनम जो है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के एतबार से। बच्चों ये हमारे पास ऑस्ट्राइगोनम। ऑस्ट्राइगोनम में हमारे पास कॉमनली क्या होता है कि जो हमारे पास जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है ना, ठीक है, कि इसका ट्यूबरकल ऑफ द टेलस का वो जो है ना वो फ्यूज़ नहीं हो पाता, ठीक है, किसके साथ? बॉडी ऑफ द टेलस के साथ। अब ये जो है इनकी फ्यूजन नहीं होती आपस में, तो अब जो है ना ये एक रिमेनिंग पार्ट रह जाता है इसका बोन का, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्राइगोनम। अब ये होता क्यों है? जब हम बहुत ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन, सीवियर प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे तो तब जो है ना ये सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर ये मिसप्लेस हो जाएगा, उसके साथ यूनाइट नहीं हो पाएगा, और ये जो है ये बैलेट डांसर्स में होता है। अब ये जो हमारे पास सीसामाइड बोन का फ्रैक्चर है, ये बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो हमारे पास फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस है, ठीक है, उसका जो टेंडन है उसमें हमारे पास एक सीसामाइड बोन जो है ना डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये कौन सी? हमारे पास ग्रेट टो की। और ये जो सीसामाइड बोन होती है ये इसका आपको बस एक ओवरव्यू होना चाहिए कि ये जो है ना ये बर्थ से पहले सीसामाइड बोन्स अपेयर होती हैं, मतलब ये पहले कार्टिलेजिनस होती हैं, फिर वही जो कार्टिलेज होता है वो ओसिफाई हो गई, ये बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सीसामाइड बोन्स। और ये जो इसकी लोअर लिम्ब में है ये हमारे पास ग्रेट टो, वहाँ पे एक सीसामाइड बोन है, कौन से टेंडन में? फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन में। और ये क्या करती है? ये हमारे पास जो बॉडी वेट होता है ये उसको स्टेबलाइज करती है ड्यूरिंग द स्टैंस फेज ऑफ द गेट साइकिल, ठीक है। और ये सीवियर क्रशिंग इंजरी जो है ये उसमें होता है, ये मेनली। ये मैंने आपको नहीं दिखाई एक चीज़ कि ये जो है ना हमारे पास टेलस के नेक का फ्रैक्चर है। अब देखिए जब हम सीवियर डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे, सीवियर डोर्सिफ्लेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो तब जो है ना हमारे पास टेलस के नेक का फ्रैक्चर हो जाएगा। अब आ जाएंगे कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सब टेलर ज्वाइंट होगा ना वो डिसरप्ट हो जाएगा, ये सब टेलर ज्वाइंट है वो डिसरप्ट हो गया। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर में आपने ये याद रखना है कि जो एक बोन होती है ना वो बहुत सारे पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चों ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया बोन्स के फ्रैक्चर, तो अब आगे चलते हैं।